नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज से सदियों पहले, मतलब मैं बात कर रहा हूं बिफोर क्राइस्ट के ज़माने की बात कर रहा हूं, ग्रीस देश में एक फ़िलासफ़र हुआ करते थे जिनका नाम था सोक्रेटिस। और आम सभाएं भरा करते थे और उन सभाओं में से कई सारे सवाल पूछा करते थे लोग और उसका जवाब देते थे और लोगों को एक प्रकार से ज्ञानी बनाते थे। उनसे किसी ने एक बार पूछा कि अगर एक ज़ख्म है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा सबसे सरल उपाय यह है कि उस ज़ख्म या घाव या चोट के बाजू में एक और बड़ा घाव कर दो या एक और बड़ी चोट कर दो, तो उससे आपका ध्यान पूरा उस पर जाएगा और इस छोटे चोट पर से आपका ध्यान हट जाएगा और हो सकता है आप ठीक भी हो जाओ। सुनने में ज़रा अजीब सा लगता है, लेकिन आज के ज़माने में प्रैक्टिकल यही हो रहा है। यहाँ पहले जहाँ लोग कोविड को जानते भी नहीं थे 1.5 साल पहले, ज़्यादातर पेशेंट्स कैंसर या हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ से ग्रसित रहते थे और वही एक बहुत बड़ी चिंता का कारण हो जाता था। लेकिन आज कोविड के ज़माने में कोविड के ऊपर ही सब लोग केंद्रित थे और बाकी बीमारियों को एक प्रकार से भूलते चले जा रहे। हालांकि ये बात नहीं कि उससे मॉर्टेलिटी रेट कुछ फ़र्क पड़ा, अभी भी कैंसर से, हार्ट से या फिर बाद में डायबिटीज़ से लोगों की डेथ हो रही है। तो ये बोलने का कारण ये इसीलिए था क्योंकि कैंसर जैसे बीमारी, जो कि वर्ल्ड का एक लीडिंग डिजीज़ है कैंसर डेथ के लिए, उसकी बात करें तो लोग धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं। मेरे पास WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 2020 में 1 करोड़ डेथ्स हुए हैं ओनली बिकॉज ऑफ कैंसर। और उसको अगर हम बाइफरकेट करते हैं तो सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर में 22 लाख लोग अफेक्टेड थे, जिनमें से 6,85,000 की मौत हुई। उसी प्रकार लंग कैंसर भी 22 लाख केसेस आए थे लंग कैंसर के, जिसमें करीब 18 लाख लोग की डेथ हुई। और कोलोन एंड रेक्टल का 19 लाख केस हुआ था, जिसमें 9 लाख की मौत हुई है। स्टमक कैंसर की बात करें तो 10 लाख लोग थे 2020 में और उनमें से करीब 6 लाख लोगों की डेथ हुई है। और उसी प्रकार लीवर से भी 15 लाख लोग ग्रसित थे पिछले साल और उसमें से करीब 9 लाखों की डेथ हुई है। ये सब मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको क्योंकि होता यह है कि हम समझ रहे हैं कि सिर्फ कोविड के कारण ही डेथ्स हो रही है, लेकिन और भी बीमारियां हैं। और जब मैं ये बात कर रहा था तो ब्रेस्ट कैंसर की जब मैंने बात की, जहां पर 22 लाख केसेस आई थी, जिसमें से 6,85,000 लोगों की डेथ हुई है, तो ये काफ़ी एक भयावह सिचुएशन है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा विषय रहेगा ब्रेस्ट कैंसर पर हम बात करेंगे। ये विषय मैं इसीलिए चुन रहा हूँ क्योंकि महिलाएं अक्सर संकोच करती हैं अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में, और न केवल फैमिली डॉक्टर से बल्कि परिजनों से भी वो हिचकिचाती है, संकोच करती है। और जब बहुत समय हो जाता है तब लेटेस्ट स्टेजेस में जाकर वो डॉक्टर से सलाह मशवरा लेती है तो बहुत 3rd या 2nd या 3rd स्टेज पे आगे ही रहती और पैलेटिव केयर के सिवा और कोई उपचार नहीं रहता है। आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने के लिए डॉक्टर समीक्षा दुबे को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर समीक्षा दुबे पहले MBBS पूना से करने के बाद DNB किया, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, और उसके बाद दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MD किया जनरल मेडिसिन में। उसके बाद सिंगापुर से इन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स किया ब्रेस्ट कैंसर को लेकर और इम्यूनो ऑन्कोलॉजी में भी इन्होंने स्पेशलाइजेशन हासिल की वहाँ से। उसके बाद बॉम्बे में आके इन्होंने एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट और बाद में नानावती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और होली फैमिली हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कंसल्टेंट जैसा काम किया। इन दिनों मैडम नागपुर के किंग्स वे हॉस्पिटल में और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल में बतौर कंसल्टेंट है। इन्होंने भोपाल में एक कैंसर हॉस्पिटल को गाइड किया है कि उसके सेटअप से लेकर उसके फाइनल आउटपुट तक, और बाद में इनकी एक खास रुचि रही है कि महिलाओं से संबंधित कैंसर और जीरियाट्रिक कैंसर, मतलब बुज़ुर्गों में होने वाले ट्यूमर्स या कैंसर के बारे में भी इनकी विशेष रुचि रही है। और गर्व की बात है कि पूरे सेंट्रल इंडिया में ये एकमात्र फीमेल डॉक्टर है जो ऑन्कोलॉजी प्रैक्टिस करती है या ट्यूमर्स और कैंसर के बारे में एक्सपर्टाइज है। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन दिस बोर्ड टुडे। थैंक यू सो मच। मैडम, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं एक बात पूछना चाहता था। जैसे कि मैं इंट्रो बता रहा था कि लोग बाकी बीमारियों को भूलते चले जा रहे, तो कैंसर का कोविड से कहिए या वैक्सीनेशन से क्या रिश्ता नाता बनता है, इसमें कितना घातक होता है? कैंसर खुद में ही बहुत घातक बीमारी है और कैंसर के पेशेंट्स की इम्यूनिटी वैसे भी काफ़ी कम रहती है। और कोविड के टाइम में आज कैंसर के पेशेंट्स को कोविड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो उन्हें बचना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, जो वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं, तो सभी कैंसर के पेशेंट्स को वैक्सीन लेना ज़रूरी है। ये हम सभी को रेकमेंड करते हैं। कुछ ही एक
फ्यू पेशेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ एक जो हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिनको कह लें या इस तरीके के पेशेंट्स होते हैं जिनमें वैक्सीन के लिए कुछ डिफरेंट गाइडलाइंस हैं। अदरवाइज़ कोविड की जो भी वैक्सीन अवेलेबल है कैंसर के सभी पेशेंट्स को लेनी चाहिए, ये हम सभी को बताते हैं। अक्सर एक कंट्रोवर्सी कही, डिबेट कही उठा था कि जहाँ कोई बोलता कि कोवैक्सीन इज़ बेटर, कोई बोलता कोविशील्ड इज़ बेटर। तो आप क्या मेडिकल एडवाइस देना चाहोगे इस बारे में? मेडिकल एडवाइस फ़िलहाल मेरी तरफ से यही रहेगा कि दोनों वैक्सीन्स बेहतर हैं, दोनों वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव हैं। और कैंसर अगर आपको है या आप सर्वाइवर हैं या अभी आप एक्टिव ट्रीटमेंट पे हैं, किसी भी तरह के कैंसर के ट्रीटमेंट पे हैं, वैक्सीन जो भी आपको अवेलेबल मिलती है ज़रूर लगवानी चाहिए। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जी मैडम, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने से पहले व्हाट इज़ कैंसर, एक कॉमन पब्लिक को समझे उस भाषा में अगर आप समझाएं। कैंसर बेसिकली हमारे बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं। नॉर्मली बॉडी के जो ऑर्गन हमारे बनते हैं वो आप जो नॉर्मल सेल्स हैं वो एक हद तक बढ़ते हैं और उससे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। यही नॉर्मल सेल जब किसी तरह से एबनॉर्मल हो जाते हैं तो उनका जो डिवीज़न है, जो बढ़ना है, वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है और वही चीज़ फिर ट्यूमर बन जाती है। तो प्लेन और सिंपल भाषा में बोलेंगे तो अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ एबनॉर्मल सेल, ये कैंसर होता है जी। और इससे पूरा ड्रेन आउट कर लेता है आपकी एनर्जी और बाद में बॉडी के जो फ्लूइड्स वगैरह सब। कैंसर आप ये समझिए कि आपका ब्लड सप्लाई भी लेगा, आपकी एनर्जी भी लेगा। आगे ब्लड सप्लाई उसको मिल जाने की वजह से बाकी के बॉडी के हिस्सों में भी फैल सकता है। उसी को हम एडवांस स्टेज बोलते हैं। एक जगह से ओरिजिन हुआ, मान लीजिए ब्रेस्ट से हुआ, तो आगे लिवर, लंग्स, किसी भी जगह जा सकता है। मेटास्टेसिस। तो कैंसर बेसिकली उसी तरीके से प्रोग्रेस करता है जी। तो फिर ब्रेस्ट कैंसर में ऐसी क्या बात रहती है जिस वजह से ये इतने सारे डेथ्स की बात कर रहे हैं और बाद में हेजिटेशन होता है वगैरह? ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली इंडिया में और वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है, स्पेशली फीमेल्स में। ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, ये दो कैंसर्स हैं जिनकी हम हमेशा बात करते हैं फीमेल्स के लिए। इनहेरेंटली ज़्यादा है, ये तो हम जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा है, बट उसकी वजह से जो आप डेथ्स की बात कर रहे हैं वो शायद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते ही नहीं हैं, आगे ही नहीं आते, दिखाते ही नहीं हैं। आते भी तो लेटर स्टेज में आते हैं, जब हम उस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते। तो उसी वजह से लोगों के मन में धारणाएं बन जाती हैं कि भाई कैंसर है तो अब तो आगे कुछ हो नहीं सकता। पर वही बात है, अगर आप अर्ली स्टेज में आएँ, जल्दी दिखाएं, आपका छोटी गठान भी है उसको भी दिखाएं, तो कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल है, पूरी तरह से क्योर करना पॉसिबल है। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये क्यूरेबल भी है जी। क्या किस उम्र के महिलाओं में ये ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है? और उम्र देखा जाए तो किसी भी महिला को 50 वर्ष की उम्र के बाद में हम कॉमन मानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर 50 इयर्स की एज के बाद में होना काफ़ी संभव है। हालांकि इसके पहले भी हो सकता है। इसके पहले भी हो सकता है। आज ऐसा टाइम है कि हम थोड़ी यंग एज में भी देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो 25 और 26 वर्ष की उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर को लेके आ रहे हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट जो नॉर्मल और नेचुरल थिंकिंग है, एज रिलेटेड होता है कैंसर, और 50 वर्ष की उम्र के बाद में कैंसर होना ज़्यादा कॉमन है। क्या सिम्टम्स क्या रहते हैं मैडम इसके, कि कैसे पहचाने कि ये अर्ली स्टेज है या लेटर स्टेज है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम जो एक होता है, जो सभी महिलाएं सबसे पहले पकड़ भी सकती हैं और सबसे कॉमनली लेकर भी आती हैं, वो है लंप होना या गठान होना। आपके ब्रेस्ट में, स्तन में गठान होना। नॉर्मली ये गठान और भी कैंसर के अलावा भी और चीज़ों की वजह से गठान हो सकती है, बट कैंसर की गठान ज़्यादातर हार्ड होती है और उसमें दर्द नहीं होता है। ये एक ऐसा फैक्टर है, पेनलेस होना, जिसको लेके पेशेंट कंप्लेसेंट हो जाता है कि जब दर्द नहीं हो रहा, जब कोई तकलीफ नहीं हो रही, तो हमें दिखाने की ज़रूरत क्या है। हाँ। तो एक ये पॉइंट पे मैं ज़रूर एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि पेनलेस लंप, बिना दर्द की गठान भी एक्चुअली शायद कैंसर ज़्यादा हो सकती है, तो आपको उसको जल्दी दिखाना चाहिए जी। उसके अलावा नेक में, आपके गर्दन में गठाने वगैरह मिलना, या बगल में, आर्मपिट्स में, मतलब स्प्रेड हुआ है, स्प्रेड हुआ। हाँ। ब्रेस्ट से निकल के अगर गया तो पहले नेक में दिखता है या बगल में दिखता है। और इसके अलावा निप्पल से ब्लड वगैरह या अबनॉर्मल कुछ डिस्चार्ज आना, निप्पल रिट्रैक्शन एक हम बोलते हैं, अंदर की तरफ खींच जाना, या स्किन पे चेंजेस, ब्रेस्ट की स्किन पे रेडनेस या डिम्पल्स, जिसको जैसा हम
ऑरेंज का जो स्किन रहता है, संतरे का जो स्किन रहता है, उसमें कैसे छोटा छोटा अंदर डिम्पल जैसा किया रहता है, राइट, तो उस तरीके की स्किन ब्रेस्ट की हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर की तरफ आपको बता सकती हैं कि ये कैंसर है। लंप सबसे अर्ली स्टेज में दिखता है, जैसे ये स्किन के चेंजेस या निप्पल से डिस्चार्ज या बगल से में गांठें, ये बताने लगता है कि ट्यूमर बढ़ रहा है या डिजीज एडवांस हो रहा है। आपने अभी कहा कि जैसे अगर वो कैंसर के कारण लम्प्स हो तो वो पेनलेस रहता है, तो इसका मतलब अगर ऐसे कोई लम्प जो पेनफुल रहा तो दैट शुड नॉट बी टेकन एज कैंसर? नहीं, ऐसा नहीं है। 90% ऑफ कैंसर रिलेटेड लंप पेनलेस होते हैं, बट 10% ऐसे भी होते हैं जो पेन देते हैं। तो एक्चुअली आपको कोई भी लंप लगे, वो पेन दे रहा हो नहीं दे रहा हो, आपको तकलीफ है नहीं है, बट आपको अगर फील होता है कि लंप है तो उसका चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। क्या रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं मैडम? ब्रेस्ट कैंसर के लिए जब हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं तो हम उनको यूजुअली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक रहता है मॉडिफाइबल, जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिनके लिए हम कुछ चेंजेस हैं जिसके लिए हम कुछ कर नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो उसमें सबसे पहला तो फीमेल जेंडर ही आता है, क्योंकि आप फीमेल हैं, वही आपका रिस्क फैक्टर है। सेकेंड एज है, एडवांसिंग एज, जितना जितना बढ़ती जाती है एज, उतना आपका कैंसर होने का चांस बढ़ता है। फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर का हिस्ट्री है। हेरिडिटरी बोल सकते हैं, सारे कैंसर्स ब्रेस्ट के हेरिडिटरी नहीं होते हैं। ब्रेस्ट के सिर्फ 10 to 15% कैंसर ही ब्रेस्ट के एक्चुअली हेरिडिटरी होते हैं, जो आपको पास डाउन होके मिले हैं या म्यूटेशन या जीन में चेंजेस होने से मिले हैं। बट हेरिडिटरी अगर नहीं भी है तो भी आपकी फैमिली में अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। केयरफुल रहना पड़ता है, आपकी स्क्रीनिंग बढ़ा देते हैं। पीरियडिक चेकअप्स के लिए ज़रूरी है जी। मैडम, इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं 2 बातें जो अक्सर टर्मिनोलॉजी सुनते हैं, एक मैलिग्नेंट और एक बिनाइन, तो ये क्या होता है? कोई भी ट्यूमर मतलब गठान, एक एबनॉर्मल सेल का कलेक्शन, उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस, वो ट्यूमर है पर कैंसरस नहीं है, कैंसर नहीं है उसमें। और मैलिग्नेंट मतलब जो भी आपका ट्यूमर है वो कैंसरस है जी। स्क्रीनिंग की बात करें अगर हम, तो इसमें कोई खास ऑप्शंस है अपने पास इस ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करने? स्क्रीनिंग के लिए एक चीज़ मैं सबसे पहले लोगों को यही बताना चाहूँगी कि स्क्रीनिंग के बारे में जो लोग सोचते हैं कि जब तकलीफ़ होगी तब जाके दिखाना, उसको स्क्रीनिंग नहीं कहते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपको आज कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई लंप फील नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ़ नहीं है, आप जो रूटीन चेकअप कराने जा रहे हैं उसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। तो बिना किसी दिक्कत के जब आप चेकअप कराने जाते हैं, उसके लिए जो ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग रहती है उसमें यूजुअली हम 3 ऑप्शंस बताते हैं। स्क्रीनिंग 20 वर्ष से कम की उम्र की महिलाओं को करने की ज़रूरत नहीं है। 20 से कम के लिए 40 की उम्र के बाद में नेसेसरी है, कराना ही है। और 20 से 40 की उम्र के बीच में हम फैक्टर्स जो हैं पॉजिटिव नेगेटिव उनके हिसाब से गाइड करते हैं। सबसे पहला है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आप खुद आपके ब्रेस्ट की जांच करते हैं। दूसरा है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि हाउ टू एग्जामिन योर ब्रेस्ट? यस, उसके लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के पैम्फलेट्स या चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, या आप आएँ हमसे पूछें तो हम भी आपको गाइड कर देते हैं। 5 मिनट का काम रहता है, वो बहुत सिंपल है, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। 5 मिनट्स महीने में एक बार करने के लिए हम बोलते हैं। दूसरा, अगर डॉक्टर से चेकअप कराना है तो 6 महीने में एक बार आपके फैमिली डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, उनके पास जाके चेकअप करा सकते हैं। और लास्ट है मैमोग्राफी, जो हम साल में एक बार करने के लिए बोलते हैं 40 इयर्स की एज के बाद की महिलाओं को। मैडम, ज़माना मॉडर्न है और इस मॉडर्न ज़माने में कई सारे लड़कियां, यंग गर्ल्स भी हुक्का पार्लर्स कहिए या स्मोकिंग या अल्कोहल की तरफ इंक्लाइंड हो जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ फैशन। तो क्या अल्कोहल या स्मोकिंग करना ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले जाने के चांसेस है? बिल्कुल। सो ये उन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में से आता है जो मैं आपको अभी बोल रही थी कि अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों चीज़ें आपके फैक्टर्स है, आपकी रिस्क बढ़ा देती है ब्रेस्ट कैंसर की होने में आगे की लाइफ में।
एनी अदर स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि भाई स्मोक कर रही तो कितनी बार स्मोक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब शी शुड नॉट स्मोक या शी शुड नॉट कंज्यूम अल्कोहल? अल्कोहल कंजम्पशन मेल्स और फीमेल्स में अलग होता है, और उसका जो अल्कोहल की वजह से जो बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है वो भी मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग होता है। तो फीमेल्स में उतना ईजिली डाइजेशन नहीं हो पाता है अल्कोहल का, तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वही जो आप अगर आप किसी चीज़ में देखने जाएंगे कि इतना पैग्स अलाउड है और इतना नहीं है, तो आप उसमें देखेंगे मेल्स को 2 पैग अलाउड है और वुमेन को 1 ही, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अलग है। तो अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग कंजम्पशन करते हैं तो बीइंग अ फीमेल आपकी बॉडी पे उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तमाम महिलाओं से ये निवेदन है कि आप जैसे सुन रही हो मैडम को कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल डेंजरस है, इट मे लीड टू ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। यहाँ फिर हम एक बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आते हैं महिलाओं में, और फिर बाद में रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री देखी जाती है। इन सब का कैंसर के साथ कोई, खासकर ब्रेस्ट कैंसर के साथ कोई नाता बनता है? बिल्कुल। आप हमारे रिस्क फैक्टर्स में देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एज अ रिस्क फैक्टर ऑल्सो, और ट्रीटमेंट के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है देखना। अर्ली मेनार्की, जो पीरियड स्टार्ट होने की जो उम्र होती है, पीरियड शुरू होने की, यूजुअली हम लोग 12-13 साल जो एक उम्र लेते हैं पीरियड स्टार्ट होने की, अगर आपको जल्दी हुआ है, आजकल 10 वर्ष की उम्र में भी लड़कियों को हो जाता है, 9 में भी होता है इनफैक्ट। तो अगर अर्ली मेनार्की इसको हम बोलते हैं, या लेट मेनोपॉज, पीरियड्स बंद होना या मेनोपॉज होने की नॉर्मल उम्र हम 45 to 50, 55 के अराउंड मानते हैं। लेकिन इसके आगे भी इसके आगे आजकल 58 to 59 की एज में भी महिलाओं को पीरियड्स रहते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं आपकी रिस्क बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट कैंसर के। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री में अगर आपको एक भी बेबी नहीं हुआ है, एक भी आपको बच्चा नहीं है, या आपका पहला बच्चा फुल टर्म जो प्रेगनेंसी बोलते हैं वो 30 वर्ष की उम्र के बाद हुआ है, अच्छा, लेट उम्र में हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें आपके ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी को करना है और जल्दी ही बेबी और पर्सनल चॉइसेस हैं, बट हाँ ये हमारे फैक्टर्स हैं और हमारे पास डेटा है कि ये चीज़ें बढ़ाती हैं। जी, सो दीज आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट कैंसर, कह सकते हैं 2% इंक्रीज करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। जी जी। अक्सर ये देखा गया कि एक कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आती है, और आपके पास भी कई सारे लोग आए होंगे ऐसे जिन्होंने आपसे ओपिनियन तो ले लिया, लेकिन बाद में शायद हो सकता वो अभी भी अपने आप को बिलीव नहीं कर पा रही कि ये मुझको हो रहा है या मुझके ऐसे चांसेस है, तो वो सेकंड ओपिनियन लेने चले जाती है। तो सेकंड ओपिनियन कितना यूज़फुल है या हार्मफुल है, या फिर बाद में कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहती, क्या होता है? सेकंड ओपिनियन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, ओपिनियन लेनी चाहिए या नहीं है तो इंडिविजुअली लोगों पे है, बट हाँ अगर लेना चाहते हैं तो आई एम नॉट अपोज टू इट। कई बार डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि आप दूसरे किसी के पास क्यों गए या इस तरीके की जो बातें हैं, आई एम नॉट अपोज टू इट। पेशेंट जिसके साथ कंफर्टेबल है, जितना उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए ज़रूरत है कैंसर का। आज अगर मैंने एक पेशेंट को बोल दिया, हो सकता है वो एक्सेप्ट ना कर पाए, बट शायद दूसरे डॉक्टर से मिलकर एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। उसको जो भी अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने के लिए ज़रूरत है वो कर लेना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है। अगर पेशेंट्स कई सारी चीज़ें हैं कैंसर से रिलेटेड, एडवांसेस रीसेंट जो बढ़ते जा रहे हैं, हम हर 15 दिन में हमारे पास कुछ नया एडवांस होता है, वो भी शायद सेकंड ओपिनियन एक तरह से उसके लिए भी मायने रखती है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो बीइंग अ फीमेल, औरतें मेल कंसल्टेंट्स को शायद नहीं भी पूछ पाती हैं, तो कई बार मेरे पास ऐसे भी औरतें आती हैं जो सिर्फ मुझसे राय लेना चाहती हैं कि क्या ये सही है या है, तो मैं उसमें भी बिल्कुल अपनी तरफ से बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग तो है, बट इसमें मुझे कोई हार्म नहीं लगता। मतलब यहाँ से केस बिगड़ने के चांसेस बढ़ते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बिकॉज क्या होता है, आपने एक बहुत वैलिड और सॉलिड और कॉन्फिडेंट, लॉजिकल, रैशनल टाइप का एक गाइडेंस किया उनका, लेकिन बाद में शी मे नॉट बी सेटिस्फाइड और वो कहीं और चले जाती है और वहाँ शायद मिस गाइड हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि वो डॉक्टर ख़राब है, लेकिन हो सकता है उन्होंने कुछ और ही समझा। ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। तो एज़ फार एज आई एम नॉट अपोज्ड, मैं अपोज नहीं हूँ। आप जाना चाहते हैं, आप मिलिए 4 लोगों से, बट आई वुड से कि अगर आप मिल रहे हैं, आप किसी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भरोसा भी रखिए कि वो जो कर रहे हैं वो आपके लिए है। मैडम, आप सभी जानते हैं कि इवन आपने महसूस किया होगा कि काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट लाइफ है आजकल, मतलब टारगेट्स कंप्लीट करने हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम का भी दौर चला है, स्ट्रेस फिर भी रहता है, लेकिन स्ट्रेस का
ब्रेस्ट कैंसर पर क्या असर पड़ सकता है, या डज इट लीड टू ब्रेस्ट कैंसर? स्ट्रेस एक्चुअली लीड्स टू मैनी थिंग्स। स्ट्रेस आपको ओबेसिटी भी देगा, स्ट्रेस आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी देगा। स्ट्रेस अगर डायरेक्टली नहीं भी रिलेटेड है कैंसर से, तो भी ये सब चीज़ें जो स्ट्रेस दे रहा है उसकी वजह से आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्ट्रेस फ्री, मतलब स्ट्रेस से कैंसर होगा ही ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, बट इट मे लीड टू इट। सो अगर आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं लाइफ का, तो वो तो आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ के लिए ही बहुत अच्छा है। व्हाट टू डू? योगा वगैरह? योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हमारे पास जो ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा हो, ये उनके ट्रीटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई एम्फसाइज ऑन इट, और मैं ये ज़रूर उनको बताती हूँ कि आपके लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, योगा या एक सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूरी है, वो करते रहना चाहिए। नॉर्मली लोग कैंसर बोल के एकदम, कई बार ऐसा भी होता है कि बेड भी पकड़ लेते हैं कि हमें तो बीमारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी यूजुअली सजेस्ट कि आप वॉक करने जाइए, आप थोड़ा सा घूमिए, आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रहिए। कुछ अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने फैमिली के साथ रहिए। नॉर्मल जो आप एक्टिविटीज़ करते थे, जॉब करते थे, वो सब कंटिन्यू करिए। तो एज़ फार एज स्ट्रेस इज़ कंसर्न, आप रिलैक्स जितना रहेंगे उतना आपका चांसेस ट्रीटमेंट के हिसाब से भी अच्छा है और डिज़ीज़ के हिसाब से भी बेटर है। मैडम, कुछ देर पहले आप मैमोग्राफी की बात कर रही थी, मैमोग्राम की बात कर रही थी। ये होता क्या है, नंबर वन? और सुना है कि ये काफ़ी पेनफुल होता है और इस वजह से महिलाएं शायद एक मैमोग्राफी के लिए जाना पसंद नहीं करती हैं। बिल्कुल। सो मैमोग्राफी एक्चुअली एक तरीके का स्कैन है। उसमें जैसे आप सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह के लिए जाते हैं, उसी तरीके का एक स्कैन मैमोग्राफी भी होता है। मैमोग्राफी पेनफुल है, किसी किसी के लिए पेनफुल होता है, किसी को नहीं भी होता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें जो जिस तरीके से किया जाता है, उसमें आपके ब्रेस्ट को थोड़ा प्रेस किया जाता है एक बेटर इमेज के लिए, ताकि आपको गाइडेंस बेटर मिल सके। तो कभी कभी उस वजह से पेनफुल हो जाता है महिलाओं के लिए, और वो थोड़ा हेजिटेशन। बट दैट मस्ट बी टेम्परेरी। दैट इज़ टेम्परेरी, 5 मिनट की बात रहती है। उसके बाद में आपको कोई पेन नहीं है, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो लोगों को मिथ्स हैं रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। मैमोग्राफी के अलावा भी महिलाएं पूछने आती हैं कि हमको पेन हुआ था तो हम कुछ और करवा सकते हैं क्या, अगर हम मैमो नहीं करवाना चाहें तो, और ऑप्शन ऑल्टरनेटिव्स फॉर स्क्रीनिंग। तो सोनोग्राफी भी है और एमआरआई भी है, बट मैमोग्राफी सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। वो इसलिए क्योंकि कई बार उसमें जो क्राइटेरियाज हैं ब्रेस्ट कैंसर को बताने के, वो आपको अननेसेसरी बायोप्सीज और अननेसेसरी नीडल इन्वेस्टिगेशन से बचा सकता है। तो इसके लिए भी सजेस्ट कि आप मैमोग्राफी ही करवाएं, वो बेहतर रहेगा। जो एक पेन वाली प्रॉब्लम है, एक तो वो 5 मिनट की है सिर्फ। क्या ड्यूरेशन कितना रहता है मैमोग्राफी कराना है? ड्यूरेशन डिपेंड करता है, पेशेंट कोऑपरेटिव रहे तो बहुत जल्दी भी हो जाता है, 15-20 मिनट में भी, बट नहीं रहे तो थोड़ा सा दिक्कत भी देते हैं। इसके लिए एक सजेशन ज़रूर रहता है कि आपका जो जिनको मेंस्ट्रुएशन अभी भी हो रहा है, महिलाओं को पीरियड्स आ रहे हैं, तो उनका जो हम टाइम सजेस्ट करते हैं कि पेन अगर आप कम लेना चाहते हैं, कम हो पेन आपको, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या मैमोग्राफी या डॉक्टर से एग्जामिनेशन आपके पीरियड्स की जो डेट है ख़त्म होने के तुरंत बाद 2 या 3 दिनों में करवाएं। तो उस समय में आपको पेन कम रहेगा। पीरियड्स की जो डेट है या पीरियड्स आने वाली है, उससे 1 वीक पहले अगर करवाएंगे तो वो नॉर्मल और नेचुरल है कि शायद आपको पेन ज़्यादा हो, तो ये आप कर सकते हैं। एक पूछना चाहता हूँ, ये मिथ है या फैक्ट है, पता नहीं, आप ही बता पाओगे उसको, कि अक्सर देखा है कि लोग बात करते हैं इसको लेकर कि महिलाओं में अगर इंजरीज हो गए ब्रेस्ट को, तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। एग्जैक्टली सॉलिड फैक्ट तो नहीं है। हाँ। कि आपको कोई भी इंजरी हो गई उससे आपको कैंसर डेवलप हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आई वुड से टू सर्टेन एक्सटेंट मिथ है। उसके लिए इतना आपको हर एक इंजरी को लेके हाँ, आप चेकअप करा सकते हैं इंजरी कुछ भी हो रही है तो, बट वही इंजरी में लोग सर्जरी का स्कार भी गिन लेते हैं और ब्रेस्ट के नीडल जो बायोप्सी के लिए नीडल गई उसको भी गिन लेते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है कि आपने एक
इसी से रिलेटेड मिथ है कि आपने अगर ऑपरेशन कराया है तो चांस बढ़ जाता है, या आपने अगर बायोप्सी कराई है तो फैल जाता है, छेड़ देने से फैल जाता है। इस ये जो तरीके एक का कुछ नहीं है। साइकोलॉजी रहती है। साइकोलॉजी है कि भाई आपने नीडल डाल दिया, हाँ। बायोप्सी कर लिया है तो अब हाँ। वो छेड़ दिया है आपने कैंसर को, हाँ। अब वो फैल जाएगा बॉडी में, ऐसा कुछ नहीं है। जी। एक समय ऐसा भी था जहाँ महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करने को मना करती थी बिकॉज उनको फिगर की चिंता रहती थी, लेकिन अब देखा गया कि ये भी बोलते हैं लोग कि ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नहीं, ये तो बिल्कुल ही मिथ है। हाँ। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे और मदर दोनों के लिए बहुत अच्छा है, और ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली प्रोटेक्टिव है अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। आपको फीडिंग करनी चाहिए। आपकी बॉडी में जो नेचुरल ब्रेस्ट है बेसिकली उसका काम फीडिंग है। अगर आप वही अवॉइड करने का कोशिश करेंगे तो व्हाट इज द यूज? नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली प्रोटेक्टिव है, फीडिंग करनी चाहिए। इन्हीं बातों से मैं एक और बात की तरफ आता हूँ, झुकता हूँ, वो है मैस्टेक्टोमी। ये क्या होता है और प्रिवेंटिव मैस्टेक्टोमी क्या होता है? मैस्टेक्टमी बेसिकली हमारा मेडिकल टर्म है फॉर ब्रेस्ट रिमूवल। ब्रेस्ट को निकालने को हम मैस्टेक्टमी कहते हैं, जो कई तरह की हो सकती है, सिंपल, मॉडिफाइड, वेरियस फॉर्म्स जो मैस्टेक्टमी के होते हैं। प्रिवेंटिव मैस्टेक्टमी प्रिवेंटिव मैस्टेक्टमी का मतलब ये है कि आपके ब्रेस्ट में आज कोई डिजीज़ नहीं है, बट डिजीज़ ना हो आगे के लिए आप उसके लिए पहले ही ब्रेस्ट का रिमूवल करवा रहे हैं, दोनों विदाउट एनी लॉजिक रीजन। तो ये हर एक इंसान को नहीं बोला जाता है, ये सिर्फ उनको बोला जाता है जिनमें कुछ जेनेटिक म्यूटेशन है। आपने सुने होंगे BRCA म्यूटेशन, ब्राका म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो म्यूटेशन है जिसमें गारंटीड ऑलमोस्ट 99% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होगा ही। तो अगर हमारी टेस्टिंग में जो हम फैमिली हिस्ट्री इतना पूछते हैं और इवैल्यूएशन करते हैं, अगर उसमें निकलता है ब्राका म्यूटेशन पॉजिटिव, तो फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्रिवेंटिव मैस्टेक्टमी करवा सकते हैं। मतलब इट्स नॉट लॉजिकली रॉन्ग, ऐसा आप कहेंगे? इट्स नॉट रॉन्ग इन पेशेंट्स जिनके लिए ज़रूरी है। नॉर्मली आप आज मेरे पास चल के, मतलब नो डॉक्टर वुड सजेस्ट? नो डॉक्टर वुड सजेस्ट दिस। अगर आपके फैमिली में कुछ हिस्ट्री है जिससे हमको सस्पिशन है कि शायद ये फैमिली या हेरिडिटरी डिजीज़ है, तो हम आपकी टेस्टिंग करवाएंगे। मतलब स्टिच इन टाइम सेव्स ना? यस। तो अगर हम टेस्टिंग में आप पॉजिटिव निकले तो फिर आपके जो जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। हर एक BRCA म्यूटेशन पेशेंट को मैस्टेक्टमी करवाना ही है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। हम ये उनके ऑप्शन होते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं। आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं तो हम रेगुलर स्क्रीनिंग आपकी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। एक अजीब सी बात सुनने में आया मैडम, और वो है कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो हाउ फार इज़ इट राइट? एंड क्योंकि ये तो वेस्टिजियल है पुरुष में, फिर ये कैसे मुमकिन है? जी नहीं, बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी होता है। पुरुषों में हमने भी काफ़ी पेशेंट्स देखे हैं। एक्चुअली उसके 2-3 इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशंस भी हैं। पुरुषों में जब होता है तो थोड़ा अग्रेसिव माना जाता है। दूसरा, अगर मेल्स में हो रहा है तो फैमिली हिस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, और उन केसेस में जेनेटिक टेस्टिंग करने के लिए हम लोग इनफैक्ट ज़्यादा बोलते हैं। बट ये बात सही है, भले ही वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट मेल्स में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। कमिंग बैक टू दिस कैंसर, यहाँ पर खासकर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें महिलाओं में, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं मैडम? और इस अभी तक तो हमने डायग्नोसिस कर लिया, पता लगा लिया, स्टेजेस पता चल गए जी। ट्रीटमेंट ऑप्शंस ब्रेस्ट कैंसर के लिए हैं सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी। और अब जो नया हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनो भी है। क्या होता है शॉर्ट में अगर आप एक्सप्लेन करें? कीमोथेरेपी से शुरू कर लेते हैं क्योंकि मैं ऑन्को फिजिशियन हूँ। हाँ। और काफ़ी पेनफुल भी होता है। पेनफुल बिल्कुल नहीं होता है, ये एक ज़रूर मिथ है। हाँ। कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कीमोथेरेपी बेसिकली इंजेक्शंस होते हैं। आज हम कोविड के ज़माने में बोलें तो एवरीवन नोस रेमडेसिविर क्या होता है, तो वैसे ही एक इंजेक्शन कीमो के भी आते हैं, भले ही आप उसके नाम नहीं जानते बट आप उसको कीमो बोलते हैं। अगर आप किसी पेशेंट को एडमिट करें और सलाइन के अंदर डाल के वो इंजेक्शन में लगा दूं तो शायद पेशेंट को मालूम भी ना पड़े कि उसको कीमोथेरेपी का इंजेक्शन चला गया। अच्छा। ऐसा कोई पेन नहीं होता है। ये लोगों को ज़रूर मन में बहुत गलत धारणाएं हैं कि बहुत पेनफुल होगा या दर्द होता है। बाल झड़ जाती है, सब सुना है। बाल झड़ते हैं, हाँ, ये बात सही है, बट वो बाल पूरे तरीके से वापस आ जाते हैं। और आज तो हमारे पास ऐसी फैसिलिटी भी है किंग्स वे हॉस्पिटल में ऑफकोर्स है, जहाँ पे पैक्समैन जिसको बोला जाता है, कूलिंग सिस्टम है जो आपका हेयर लॉस प्रिवेंट भी कर सकता है कई एक्सटेंट तक। तो कीमोथेरेपी बेसिकली सलाइन में इंजेक्शन होता है।
दैट्स ऑल। रेडिएशन थेरेपी जैसे आप सीटी स्कैन के लिए या एमआरआई के लिए एक बड़ी सी गोल मशीन के अंदर आपको लेटाया जाता है और एक 5 मिनट 10 मिनट में स्कैन करके बाहर निकाल लिया जाता है। रेडिएशन थेरेपी एग्जैक्टली वही होता है। आपको थोड़ा कंटिन्यूसली जाना पड़ता है एवरीडे, बट इट इज़ बेसिकली द सेम थिंग कि आप एक मशीन में लेटाते हैं, 5 मिनट के लिए रेडिएशन देते हैं, एक्सरे जैसा, और आपको बाहर ले आते हैं। जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली क्यूरेबल है कैंसर? अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हुआ कैंसर, स्टेज 1 स्टेज 2 में डिटेक्ट हुआ, या टू सर्टन एक्सटेंट 3 कम्प्लीटली क्योरेबल है। अगर आप पूरा गाइडेड रेकमेंडेड ट्रीटमेंट जो यूज़ किया जाता है वो लेंगे तो पूरी तरीके से क्योरेबल है। जैसे शुरू में हम कह रहे थे, बात कर रहे थे कि महिलाएं झिझकती है, संकोच करती है, तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप महिलाओं को इस बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, कि वो चिंतित ना हो और बाद में अपने डॉक्टर से कंसल्ट कैसे करे, क्या कहे, क्या बातें करे? ब्रेस्ट कैंसर या इनफैक्ट कोई भी कैंसर अर्ली स्टेजेस में जल्द अगर पकड़ा जाए तो बिल्कुल क्योरेबल है, कम्प्लीटली क्योरेबल है। आपको झिझक है, आप कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है आप नहीं पूछ सकती हैं किसी और से, या आपको कुछ भी सिम्टम लगता है, आज भले ही कोविड का ज़माना है बट आप तुरंत आएँ और हम जांच करवाएं। अगर आपको कैंसर है और हमने जल्दी पकड़ा तो कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। आपको कुछ भी ऐसे सवाल पूछने हैं जो आप मेल कंसल्टेंट्स को नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकती हैं, मुझसे पूछ सकती हैं। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि कैंसर कोरोना के लिए नहीं रुकेगा। भले ही आज हमको सिर्फ कोरोना दिख रहा है, बट कैंसर उसके पहले से एक एपिडेमिक है और वो चलता रहेगा। जितनी डेथ्स आप 2 साल में कोविड से देख रही हैं उससे ज़्यादा विश्व में कैंसर से होती हैं, पर आप जल्दी आएंगे तो बिल्कुल क्योरेबल है। थैंक यू सो मच मैम, इट इज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।